मैकियावेली। अब दोस्तों असली पॉलिटिक्स तो अब शुरू होगी, क्योंकि हम समझना चाहते हैं ताऊ को। ताऊ मतलब इधर मोदी, इधर समझना चाहते हैं केजरीवाल को। और दोस्तों प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ के हमारा दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया। एथिक्स, मॉरलिटी, क्या होना चाहिए। तो अब ऐसा, अच्छा दुनिया में चाहिए से चलती है दुनिया, यानी हम तो प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ के कुछ ऐसा हमें लगा कि एथिक्स की क्लास रिपीट हो गई। ऐसा आपको लगा कि नहीं? जैसे सारी बातें आपने एथिक्स वाली बात यहां पढ़ ली, लेकिन हकीकत की बात है। अब जरा देखें मैकियावेली हमारी ननिहाल का नहीं है। राहुल भैया हमारे भैया, अखिलेश भैया हमारे भैया। भाई देखा, हमारे बड़े लोगों के साथ रिलेशन ऐसे जोड़ो। अखिलेश भैया हमारे भैया, तो जहां अखिलेश भैया की ननिहाल होगी वहां हमारी भी ननिहाल होगी। राहुल भैया हमारे भैया, तो राहुल भैया की ननिहाल कहां है? हमारे इटली के साथ बड़ा जबरदस्त संबंध है, यानी हमारा ननिहाल कहां है? और मैकियावेली कहां पैदा हुआ था? और याद रखिए 58 साल की उम्र में ही वो चल बसा। उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन लिखा कुछ उसने ऐसे। और कमाल की बात है, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में दोस्तों, अजीब अजीब कहानियां रही हैं। मार्क्स को अगर विश्वविद्यालय की नौकरी मिल गई होती तो इतना बड़ा क्रांतिकारी ना होता। हिटलर को ऑस्ट्रिया के आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया होता, इतना बड़ा नरसंहार न करता। कभी अब ऑस्ट्रिया घूमने जाइए तो वहां पे लोग बताते हैं सर यही आर्ट कॉलेज है जिसमें हिटलर एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन संयोग से उसका एडमिशन हो नहीं पाया। यही कॉलेज जिम्मेदार है तेरे नरसंहार का। और ये मैकियावेली, संयोग की बात है कि मैकियावेली अगर शासन सत्ता से बेदखल न किया जाता तो उसके ये विचार आते नहीं। यह संयोग की बात है, बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में लोगों ने ऐसे विचार दे दिए। अभी मैकियावेली का मतलब न तो हमारे देश का, न हमारे, देखिए इसलिए इसे महान लोग यही तो अमर होना है। विचारों से दुनिया अमर होती है, शरीर से नहीं। लेकिन मैकियावेली एक ऐसे समय पैदा हुआ था, यहां थोड़ा इतिहास से शुरू करेंगे। मैकियावेली ये समय था यूरोप का। अब यूरोप के समय में खास बात क्या थी जरा हम देखें। जस्ट इसी के पहले बात को हम ऐसे लिख दें कि पूरा नाम है निकोलो मैकियावेली, तो निकोलो हमने नहीं लिखा। अब सवाल है, जरा देखिए मैकियावेली जिस परिस्थिति में पैदा हुआ था, यही लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी। इसके पहले का यूरोप कैसा था, इसके बाद का यूरोप कैसा हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक बात याद रखिए, कई बार हम जो ट्रांजिशनल फेज में पैदा होता है, जैसे हम लोग दोस्तों, हम लोग मतलब मैं मतलब खासतौर पर जो हमारी उम्र के लोग हैं, वो बड़े ट्रांजिशनल फेज में पैदा हुए थे। क्यों? जैसे युवा हुए, समाजवाद से उदारीकरण आ गया, सब चीज हौच पौच हो गई। मतलब यकीन मानिए, जब हम लोग थे तो उसमें एग्जाम थे, यूपीएससी के वैकेंसी 200 सीट आती थी। जितनी आजकल इंटरव्यू के लिए लोग कॉल होते हैं, उतने उस समय पीटी क्वालिफाई करते थे। पूरा मतलब हौच पौच न, समाजवाद इधर जा रहा है, उदारीकरण इधर आ रहा है। ट्रांजिशनल फेज में पैदा हुए व्यक्ति की सलाह समस्याएं बड़ी आती हैं, अवसर भी आते हैं, ये भी सही बात है। तो मैकियावेली वैसे ट्रांजिशनल फेज में पैदा हुए थे। देखिए आप ट्रांजिशनल फेज में नहीं है, आप लिबरलाइजेशन के बाद पैदा हुए लोग हैं। और यहां बैठे हुए लोग 2000 के बाद ही पैदा हुए होंगे, मतलब उदारीकरण के बाद। आपने समाजवाद की दुनिया नहीं देखी। हम लोग ने तो लेमन जूस भी खाया, समाजवादी दुनिया में रहे भी, और लेकिन अचानक समाजवाद की सारी यादें खत्म हो गई। रेडियो भी था एक ठो, टेलीविजन का यूज हो रहा था, और आप जब से आए तब से तो एमटीवी ही दिखा आपको, रेडियो मिर्ची आपको दिखी, तो तमाम चेंज आ गया। इसका मतलब है कि मैकियावेली के साथ भी कुछ ऐसा है, बड़ा संक्रमण काल के यूरोप में पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि यूरोप में 13वीं शताब्दी से पहले लगभग आप मान लीजिए कि यदि हम कालक्रम के बहुत फिक्स नहीं करते, क्योंकि वो इतिहासकार तय करें। हमारा उद्देश्य कालक्रम को फिक्स नहीं करना, कब मध्यकाल था, कब आधुनिक काल था, वो इतिहासकार की जिम्मेदारी है। हम तो पॉलिटिक्स हिसाब से इतिहास को देखते हैं, तो इस बात में हम मतभेद नहीं रखते। लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि लगभग 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यूरोप में एक ऐसा समय था
5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में एक ऐसा समय था जिसे हम कहते हैं मध्यकाल, अंधकार का युग। मध्यकाल, अंधकार का युग, यानी अचानक जैसे ही मामला यूनान से खिसका, कहा भी जाता है पूरे यूरोप के इतिहास में सभ्यता के विकास के 3 केंद्र आते हैं। पहला यूनान आता है, फिर उसके बाद इटली आता है, उसके बाद फिर इंग्लैंड जर्मनी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी यूनान से जैसे सभ्यता हटी, अचानक विवेक, तर्क सब गायब हो गए। यूनानी जमाने में बड़े विवेक थे, बड़े तर्क थे, इन सब चीजों का बड़ा महत्व था। जैसे मामले सब इधर आए, सब हवा हो गए। और आप देखेंगे मध्यकाल का दौर कौन था? अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि मान लीजिए आप कहोगे सर प्लेटो में, अरिस्टोटल में भूमिका निष्कर्ष लिखना नहीं बताया, आपको हम आगे बता देंगे, क्योंकि एक बार आगे बढ़ने दीजिए, हम मैकियावेली आएंगे, फिर प्लेटो को लाएंगे, अरिस्टोटल फिर आएगा। तो एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए मामला तो आपको मैं, क्योंकि हर चीज बड़ी कंपेरेटिव है। मध्यकाल का युग अंधकार का युग था। अंधकार का युग क्यों था? क्योंकि यहाँ धर्म का बड़ा महत्व था। ये ऐसा जमाना था जब चर्च का आधिपत्य था, चर्च का यूरोप में आधिपत्य हो गया, और चर्च केवल पूरे ईसाइयत का, यानी आप याद रखिए ईसाइयत की जितनी दुनिया थी, ईसाई धर्म मानने वाले जितने लोग थे, उनका केवल एक चर्च था, रोम। इसे खास बात आप देखेंगे, कई बार हमारे यहाँ सेकुलरिज्म में भी डिबेट आता है। हिंदू धर्म ईसाई धर्म जैसा कभी नहीं रहा। ईसाई धर्म बड़ा ऑर्गेनाइज था, बड़ा संगठित था। हमारे यहाँ धर्म कभी संगठन में नहीं रहा, हमारे यहाँ धर्म लोगों में रहा। और हमारे यहाँ तो जितने ढपली उतने राग, ऐसे चलता है। यूरोप में केवल पूरी दुनिया का ईसाइयत का केंद्र एक था, रोम। और चर्च का प्रभाव इतना ज्यादा हो गया, भाई चर्च का मूल काम तो धार्मिक मामलों का प्रबंध होता है, चर्च का काम तो यही होना चाहिए। आस्था का मामला, लोग उपासना करने, आस्था करने आए, ऐसा नहीं था। चर्च इतना शक्तिशाली हुआ कि राज्य का भी वो नियंत्रण करने लगा, राज्य पर भी आधिपत्य हो गया। चर्च का नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर हो गया। चर्च इतना पावरफुल हो गया कि सामंत, राज्य सब उसके अधीन आ गए, क्योंकि चर्च दावा करता था कि वह धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। चर्च दावा करता था कि वह धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, और इसीलिए उसका महत्व सर्वाधिक है। क्योंकि युग कौन सा था? आस्था का। आस्था और धर्म प्रधान युग था। इसलिए कहा जाता है कि इस युग में व्यक्ति का जो विवेक था वो अचानक गायब हो गया। और चर्च ने ये कह दिया था, यानी आपको बहुत अतीत में जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको ऐसा लगे ये मध्यकाल कहाँ था, देखिए मध्यकाल एक वैचारिक घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है। देखिए कैसे हम चीज समझते हैं। मध्यकाल एक वैचारिक घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है। अगर ऐतिहासिक घटना होगी तो कालक्रम में आई थी, उसके बाद नहीं होगी। अगर ये वैचारिक घटना होगी तो सवाल है दुनिया में आज भी मध्यकाल है या नहीं है। अगर ये वैचारिक घटना है तो हर जगह रहेगी, हर काल में रहेगी। अगर ऐतिहासिक घटना है तो फिर एक विशेष समय में ही खत्म हो जाएगी। आज भी कहीं ऐसा है क्या? कहाँ है ऐसा? आज भी ऐसा है या नहीं है? अरे अफगानिस्तान में देख लीजिए दोस्तों, ऐसा ही तो है। ज्यादातर जो इस्लाम को मानने वाले देश हैं उसी तरीके से काम करते हैं। भाई यहाँ चर्च के बजाय वहां पे मस्जिद हो जाएगी। ये हकीकत की बात है। यानी कि वैचारिक मामला था। अगर वैचारिक मामले को देखेंगे दुनिया में शायद हर जगह दिखेगा। सैद्धांतिक मामले में देखेंगे, कालक्रम में देखेंगे तो ऐसा लगेगा दुनिया का एक फेज था जो खत्म हो गया। इसका मतलब है मध्यकाल का युग। और यहाँ पे माना जाता था कि ईसाई धर्म में माना गया, चर्च ने कहा कि देखिए ईश्वर तो बैठे हुए हैं, ईश्वर ने इस धरती पर नियंत्रण के लिए चर्च को भेज दिया। राजा क्या करेगा इस मामले में? लगातार विवाद होता रहा। राजा ने कहा देखो भाई तलवार हमें दे दो, धर्मदंड तुम रखो। इसे कई बार कहा भी जाता है 2 तलवारों का सिद्धांत। चर्च और राजा के संघर्ष को बताने के लिए बताया गया 2 तलवार। 2 तलवार का मतलब धर्म का तलवार किसके पास रहेगा? चर्च के पास। भाई लौकिक मामलों का, भौतिक मामलों का, सांसारिक मामलों का दायित्व किसके पास होना चाहिए? राजा के पास। लेकिन चर्च देता नहीं था। आपस में बड़ी लड़ाइयां चली। राजा को हमेशा नियंत्रण रखता था। और चर्च ने बता दिया था कि देखो ईश्वर ने बहुत सारे पुण्य आत्माओं को अपने पास रखा है,
लेकिन ईश्वर ने क्या किया कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो सब अपवित्र आत्माएं हैं, ये सब पापी लोग हैं, इसलिए ईश्वर ने इनको उठा के धरती पर फेंक दिया है। यानी जितने भी मुखर्जी अगर नेहरू बिहार में रह रहे हैं हम लोग हैं, इसके पापी आत्माएं। तभी मतलब इसमें सब लोग हैं, मैं भी हूं उसमें, ऐसा मत सोचिए केवल मैं आपको मैं कह रहा हूं। यही मान्यता थी कि सब पापी आत्माएं हैं, क्योंकि हम पुण्य आत्मा होते स्वर्ग के पास होते। मैं पुण्य आत्मा का मतलब 56 व्यंजन मिलता, पुष्पक विमान मिलता, अप्सराएं वहां रहती। यहाँ पे क्या है, टिफिन है, खोपचे में रह रहे हैं। विमान क्या, बाइक भी नहीं है अपने पास, विमान तो छोड़ दीजिए। लेकिन चर्च कहता था चिंता की बात नहीं है। जैसे ही अगर आपको चर्च कहता था चिंता की बात नहीं है, अगर आपको ऐसा लगे कि अगर आपको पूर्ण आत्मा के पास जाना है, स्वर्ग के पास जाना है, तो आप चर्च के पास आइए, क्योंकि चर्च ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। चर्च का सीधा संपर्क प्रभु से है। तो हम जानते हैं प्रभु कहाँ बैठे हैं, बस आपको एक पासपोर्ट हम दे देंगे, उसके बदले कुछ पैसा आप हमें दीजिए। चर्च कहा करता था कि पासपोर्ट आप हम दे देंगे, पैसा दीजिए और फिर मैं आपको स्वर्ग भंडाटा पहुंचा दूंगा। तो पूरी दुनिया से ईसाई धर्म के लोग रोम आया करते थे स्वर्ग का पासपोर्ट लेने, और जब उनको पासपोर्ट मिल जाता था तो अब कहते थे अब ईश्वर के पास जाना आसान हो गया। चर्च बड़ा अमीर हो गया, बड़ा शक्तिशाली हो गया, पैसा उसके पास खूब हो गया। और चर्च कहा क्या करता था, जैसे आज भी तमाम धर्माधिकारी कह देते हैं ये दुनिया माया है, मिथ्या है, ये दुनिया छोड़ दो, सारा पैसा बागेश्वर धाम को दे दो। अब आज भी तो ये लोग यही दावा करते हैं, सारा पैसा उनको दे दो, क्योंकि इस दुनिया में भौतिक चीजों से बहुत सरोकार मत रखो, आत्मा परमात्मा खोज में रहो, कि मरने के बाद वैसे भी ईश्वर के पास जाना है, ये बताया करते थे। इसलिए याद रखिए, ऐसे चिंतन में पहली बात समाज में संघर्ष थोड़ा सा मचा रहता था पहला, यह जब चर्च का बड़ा प्रभाव था। अब बताइए ऐसे चिंतन में व्यापार कहाँ होगा, इसे बहुत ध्यान देने की बात है। व्यापार के लिए, समाज की प्रगति के लिए भौतिक समृद्धि से भी ज्यादा विचार मायने रखते हैं। इसलिए प्लेटो ने कहा कि राज्य पेड़ पौधे से मिलकर नहीं बनता, राज्य तो व्यक्ति से मिलकर बनता है। तो व्यक्ति का जैसा विचार होगा, कैरेक्टर होगा, वैसे समाज और राज्य का विकास हो जाएगा। तो भाई इसीलिए यूरोप का विकास यहाँ हो ही नहीं पाया, अंधकार का युग था। जो इस मान्यता को स्वीकार करेगा ईश्वर ही सबसे पहले है, धर्म ही सबसे मुख्य है। तो अब भौतिक जमाना, इसका मतलब बेकार है। भौतिक संपत्ति लेकर क्या करेंगे, और भौतिक संपत्ति नहीं होगी तो न तो आपका अच्छा घर बन पाएगा, न आपके पास अच्छे वाहन आ पाएंगे, न उद्योग का विकास हो जाएगा। इस चिंतन ने एक अजीब सी प्रवृत्ति पैदा कर दी। यूनानी युग का विवेक खत्म हो गया, जबकि प्लेटो अरिस्टोटल देखेंगे इतने विवेक की बात कर रहे हैं, तर्क की बात कर रहे हैं, वो अचानक आके मध्यकाल में हवा हो गया। लेकिन अब देखिए दूसरा आधुनिक काल है। अब आधुनिक काल में क्या हो रहा है, अब उसके बीच में मैकियावेली पैदा है। इसे हम आपको याद दिला दें, अगर मैकियावेली इस मध्यकाल में पैदा हुआ होता तो क्या वो चर्च के प्रभुत्व को चुनौती देता? नहीं, यहाँ चर्च के प्रभुत्व को चुनौती देना नामुमकिन था। और संयोग की बात यह, चर्च इटली के रोम में ही था जहां मैकियावेली पैदा हो रहा है। यह चर्च इटली के रोम में था, कहीं और नहीं था। इसलिए आप याद रखिए, एक परिस्थिति में पैदा होना क्यों बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये बात तो मैकियावेली के जीवन से देखा जा सकता है। यहाँ तो पैदा था नहीं, अगर यहाँ पैदा होता, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ तो पूरा जो इस जमाने में लिखने वाले लोग थे वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उसमें है ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनास। ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनास जैसे तो ये लिखा करते थे, ये बताया करते थे कि वो तर्क से ईश्वर की सत्ता को ही प्रमाणित करते थे। वो तो बाकायदा तर्क से ईश्वर को प्रमाणित करते थे। आप कहेंगे तर्क से ईश्वर को, ईश्वर तो आस्था का विषय है। नहीं, देखिए तर्क से भी ईश्वर को प्रमाणित करने, कई धार्मिक लोग तो दावा करते हैं कि ईश्वर तर्क से प्रमाणित कर सकते हैं। कैसे? वो कहेंगे देखिए आप भले ही देख नहीं पा रहे हैं, ईश्वर को छू नहीं पा रहे, लेकिन ईश्वर कैसे है? क्योंकि आपका कमरा व्यवस्थित है, कोई न कोई व्यवस्थित करने वाला है। इसलिए इस दुनिया में एक व्यवस्था है, सूरज निकल रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, बरसात हो रही है, तो बिना किसी प्रबंधक के यह है ईश्वर को तार्किक रूप में प्रमाणित करने का प्रयास। थॉमस एक्विनास, ऑगस्टीन ऐसी बातें किया करते थे। और वो बताया करते थे कि देखो राजा और ईश्वर की शक्तियां समानांतर हैं। राजा भौतिक मामलों को देखेगा, ईश्वर आध्यात्मिक मामलों को। और लेकिन चर्च आध्यात्मिक मामलों को देखते देखते वो सीधे भौतिक मामलों की बात कर देता था।
तो राजा बड़ा बेचारा बड़ा सफोकेटेड महसूस करता था। राजा बिल्कुल नीचे था, आम आदमी को कोई औकात नहीं थी। पहले चरस था, फिर राजा थे, फिर सामंत थे, आम आदमी बिल्कुल दबा कुचला था। आम आदमी को कोई चिंता ही नहीं कर पाता था। लेकिन अब देखिए यूरोप का आधुनिक काल, अब आधुनिक काल को कहां से आप मानेंगे यूरोप में, और कैसे शुरू हुआ? आपने वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पढ़ी है? तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आप बताइए मुझे कुछ। भाई आधुनिक काल कहां शुरू होता है? यानी पुनर्जागरण का आधार कहां से मिलता है हमें? आधुनिकता का जो वैचारिक आधार हमें मिला उस संयोग की बात है। अच्छा, पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हो रही है? इटली से। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, जो आधुनिक युग कहा जाता है, आधुनिक युग का आधार अगर देखेंगे रेनेसा है, रेनेसा भी इधर आएगा, धर्म सुधार आंदोलन। ये जर्मनी में लेकर आगे बढ़ा कौन? मार्टिन लूथर किंग। ये बड़ा कहा भी जाता है धर्म सुधार आंदोलन। ये पूरी दुनिया में सीखने की बात है, जहां धर्म एक कट्टरवाद है। हमारे यहां भी लोग कई बार कहते हैं धर्म का, अरे धर्म विवेक को पीछे करता है। तो धर्म सुधार आंदोलन ये लेकर बढ़ रहा था लूथर, और ये धर्म सुधार आंदोलन 1517 के बाद इटली में और जर्मनी में शुरू हो रहा है। यानी जस्ट मैकियावेली के डेथ के 10 साल पहले। अब भाई 10 साल पहले काफी ये चीज थी। मैकियावेली के डेथ के 10 साल पहले धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो रहा है, और कहा जाता है पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। और पुनर्जागरण में यहाँ क्यों नहीं लिख रहा हूं उसका कारण अभी आपको बता दूंगा। पुनर्जागरण का मतलब था कि फिर से उन ग्रंथों को खोजना जिसमें मानवीय तर्क और मानवीय विवेक की बात की गई थी। क्योंकि यहां मानव क्या माना गया था? पापी, दुष्ट, दुरात्मा। भाई ईश्वरी सब कुछ है। अब साफ तौर पे आप देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन का मतलब ये नहीं था धर्म का विरोध, पोप की अनियंत्रित शक्ति का विरोध। धर्म सुधार आंदोलन क्या था? पोप की अनियंत्रित शक्ति का विरोध, चर्च की अनियंत्रित शक्ति का विरोध। और ये कहा जाता था कि पोप की जो अनियंत्रित शक्ति है, अलोकतांत्रिक शक्ति है, ये अपने आप में नकारात्मक है, क्योंकि ये जीवन के हर मामले में हस्तक्षेप कर रही है। ये ठीक नहीं है। इसलिए आप देखेंगे यहीं से धर्म सुधार आंदोलन से ही यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत हुई। ईसाइयत का एक मॉडर्न ब्रांच आया, जो रूढ़िवादी नहीं था, जो कट्टरवादी नहीं था। वो क्या था? प्रोटेस्टेंट। और संयोग की बात है ये हर धर्म में कहीं कहीं हुआ है। एक धर्म का रूढ़िवादी तबका होता है, एक धर्म का रिफॉर्मिस्ट पार्ट होता है। तो प्रोटेस्टेंट ने कहा कि भाई देखो, क्योंकि ये कहा करते तो भौतिक दुनिया लेकर क्या करोगे। जैसे हमारे सिख धर्म में था मीरी पीरी का विचार। और हम आपको आगे बता दें, मैक्स वेबर से पूछा गया कि भाई ऐसा है कि यूरोप में आधुनिकता पहले क्यों आई। भाई ये दुनिया में सवाल उठा कि आधुनिकता यूरोप में ही पहले क्यों आई, एशिया में क्यों नहीं, अफ्रीका में क्यों नहीं, लैटिन अमेरिका में क्यों नहीं। तो मैक्स वेबर ने सीधा कहा यहाँ पहले प्रोटेस्टेंट धर्म आया, और प्रोटेस्टेंट धर्म ने क्या कहा, इस भौतिक दुनिया का महत्व ज्यादा है ईश्वरी दुनिया से। वह ईश्वरी दुनिया तो हम देख नहीं सकते, तर्क का महत्व ज्यादा है आस्था से। तो ये बात मैक्स वेबर ने कह दी। लेकिन आप देखेंगे एक तरफ धर्म सुधार आंदोलन था, दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म आ गया। तो प्रोटेस्टेंट धर्म बाकायदा भौतिकतावाद की बात करने लगा। यानी जैसे आधुनिक युग आ रहा है वहां प्रभावी क्या है? भौतिक विश्व, भौतिकता। ये भौतिक विश्व, सांसारिक विश्व पहले आ गया। आत्मा, परमात्मा, भाई आपके चिंतन का विषय हो सकता है, वो तो हमने देखा नहीं है। इसे कहा भी जाता है मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में बड़ा रेडिकल चेंज आ रहा है। मध्यकाल में क्या है? चर्च का प्रभाव है, आस्था का प्रभाव है, विवेक का महत्व ही नहीं है। आधुनिक काल में क्या आया? भौतिक दुनिया का आगे महत्व बढ़ा, सांसारिक दुनिया का महत्व बढ़ा। और इसी का तो आधुनिक नाम है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? इस लौकिक विश्व, लौकिक का मतलब सांसारिक, लौकिक का मतलब भौतिक, मेटेरियल वर्ल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेटाफिजिकल वर्ल्ड। पारलौकिक दुनिया क्या है? पार तत्व क्या है? मेटाफिजिक्स क्या है? बियॉन्ड फिजिकल, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग। आधुनिकता ने कहा हमें ये नहीं चाहिए, हमें सब नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? कार। हमें क्या चाहिए? डॉलर। हमें क्या चाहिए? हमें स्वर्ग नहीं चाहिए,
हमें भाई अच्छा मकान चाहिए, भौतिकता बातें आ गई। इसे अच्छे कपड़े चाहिए या स्वर्ग चाहिए? अरे भाई, ये देश है वीर जवानों का चाहिए या सन्यास चाहिए? देश है वीर जवानों का चाहिए। सन्यास की बात करने लगे यार। इसलिए अब देखो, अब इस आधुनिकता की प्रवृत्ति को लेकर कौन आया? हनी सिंह आधुनिकता की प्रवृत्ति को लेकर आ गया। उनका $1 चाहिए, पाउंड चाहिए। इससे फिल्मों का स्वरूप भी बदला। अब देखिए, हमारे यहाँ भी पहली फिल्मों के जय संतोषी माँ फिल्में बड़ी हिट हुई। अब कैसी फिल्म है? माला माल वीकली, फिर गोलमाल, फिर हेरा फेरी। मतलब मामला करोड़ों, 2 करोड़, 2-4 करोड़ का है। हमें संतोषी माँ के पास नहीं जाना है दोस्तों, हमें उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भी कहा जाए, कम खाए बनारस मरे। हम कहा ना भाई, ज्यादा खाए लंदन मरे। हमें स्वर्ग जाना नहीं दोस्तों। हमें तो इसी दुनिया में टैटू बनाना है, फंकी वाला बाल रखना है, उसके बाद ठुमक ठुमक करके चलना है। कमाल की बात है। इसलिए अब आप देखिए, भौतिक विश्व, सांसारिक विश्व आगे आ गया। और इसे आप याद रखिए, इसी का परिणाम था सीधे आधुनिक दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, औद्योगिकरण आ गया, पूरी दुनिया बदल गई। 1848 के बाद इटली का एकीकरण हो गया। 1848 के बाद ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आया? 16वीं शताब्दी के बाद। 16वीं शताब्दी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में आ गया, और शहरीकरण से, उद्योग से भौतिकवाद बड़ा प्रभावी आया, क्योंकि फिजिक्स के लोग आ गए। अब तो दुनिया को समझने के लिए धर्म के बजाय, अब दुनिया को समझने के धार्मिक ग्रंथों के बजाय फिजिक्स और ज्यामिति का सहारा लिया जाने लगा। और फिजिक्स में ईश्वर कोई बात नहीं होती। इसे जैसे जैसे विज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, अपने आप दुनिया में बड़ा चेंज आया। उसके बाद इटली का एकीकरण हो गया, और यूरोप में इटली का एकीकरण हो गया। चर्च की शक्ति नीचे आई। प्रोटेस्टेंट के उभरने के बाद ही चर्च की शक्ति नीचे आ गई, और ये कह दिया गया भाई, चर्च राज्य के नीचे है। और इसी के साथ दुनिया में व्यापार बढ़े और शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ। बाद में तो फिर लोकतांत्रिक शासन आ गया, लेकिन यहाँ पे शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ, एक पावरफुल मोनार्की का उदय हुआ। इसी के साथ शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ। इसका मतलब है, अब जरा सोच के देखिए, अगर मैकियावेली यहां पैदा हुआ होता तो इटली की एकता का विचार उसके दिमाग में आता। यहां की कंडीशन बिल्कुल क्लियर, पोप की शक्तियां नीचे, चर्च की शक्तियां नीचे, राजा की शक्तियां ऊपर, भौतिकवाद ऊपर। इटली एक शक्तिशाली राजाओं का विकास, और धीरे धीरे क्या हुआ, यही राजा का शासन डेमोक्रेटिक शासन बदल गया। और अब बहुत ध्यान से देखेंगे, कभी आप पूरे पश्चिमी विचारकों को देखिए तो ये विचारक नहीं है, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको बता देते हैं। इसलिए कभी आप अगर आप लॉ को आप नहीं पढ़ें, गौरवमयी क्रांति, अमेरिकी क्रांति का आधा विचार तो समझ में नहीं आएगा आपको, वो आपके लिए घटना बन जाएगी। चीजों को हम सैद्धांतिक तौर पर देखते हैं। अगर ध्यान से आप देखें, पूरे पश्चिमी विचारकों के माध्यम से हम पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की समझ रखते हैं, कैसे पश्चिम का इतिहास बदला। पहले शक्तिशाली राजा आए, फिर भौतिकवाद आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। तो अब आप जरा सोच के देखिए, अगर मैकियावेली यहां पैदा हुआ होता तो मैकियावेली नहीं, फिर वो हॉब्स होता। यहां हॉब्स पैदा हो रहा है, यहां ऑगस्टीन और थॉमस एक्विनास पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैकियावेली का दुर्भाग्य था, बीच में लटक गया। मैकियावेली त्रिशंकु था, न तो आधुनिक युग में पैदा हुआ जहां क्लियर कट टेंडेंसी थी, राजा का प्रभाव, सांसारिक जमाने का प्रभाव, भौतिकवाद का प्रभाव। मैकियावेली बीच में लटका हुआ व्यक्ति था, न तो अब मध्यकाल था, न आधुनिक काल था। यानी मैकियावेली, इसलिए एक विचारक डनिंग ने कहा है, अपने युग का शिशु था। और बात हम यही शुरू करना चाहते हैं उसकी, तो आपके दिमाग में सवाल आ गया, सही मैकियावेली ही अपने युग का शिशु क्यों था? अरे सवाल है, जो सारे विचारक तो अच्छा, आप लोग अपने युग के शिशु हैं कि नहीं है? अरे भाई, युग के शिशु का मतलब है, जब कोई विचारक कोई बात कहता है उपमात्मक रूप में कहेगा। युग के शिशु का मतलब है कि समय का प्रभाव, तो परिवेश का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। तो ये बात केवल मैकियावेली के लिए ही क्यों कही गई? ये बात तो हर विचारक के लिए कही जानी चाहिए थी।
लेकिन ये बात मैकियावेली के लिए कही क्यों गई? अब देखिए, अब मैकियावेली कहाँ लटका हुआ था? एक संक्रमणकालीन दौर में पैदा हुआ। जैसे हमने कहा समाजवाद से उदारीकरण का संक्रमणकालीन दौर। अब जरा सोच के देखिए, जो दोस्तों कोरोना में पैदा हुआ वो संक्रमणकालीन दौर ही था। अस्त व्यस्त दुनिया थी, कहीं हॉस्पिटल नहीं मिला, हॉस्पिटल में कुछ और नहीं मिला। तो अब ये दुर्भाग्य था, ऐसे समय में मरना और पैदा होना दोनों खतरनाक था। आदमी मर गया, कम से कम उसको कोई अंतिम लोग पहुंच भी नहीं पाए, उसके परिजन। अभी दुर्भाग्य की बात थी कि मैं केवल एक ऐसे संक्रमणकालीन दौर में पैदा हुआ। संक्रमण क्यों? क्योंकि पहला मध्य युग की प्रवृत्ति विद्यमान थी। और मध्य युग की प्रवृत्ति क्यों विद्यमान थी? क्योंकि रोम में शक्तिशाली चर्च विद्यमान था। रोम में शक्तिशाली चर्च विद्यमान था, यह मध्यकाल की प्रवृत्ति थी। इटली में ही था वो शक्तिशाली चर्च, जो इतना पावरफुल था किसी को आगे बढ़ने नहीं देता था। लेकिन दूसरा, इसी दौर में आधुनिकता की आहट भी शुरू हो गई थी, क्योंकि फ्लोरेंस, जहां मैकियावेली पैदा हुआ था, वही शहर था पुनर्जागरण आंदोलन का। फ्लोरेंस ही था पुनर्जागरण, रीनेसा। यही दौर था पुनर्जागरण का, यही दौर पुनर्जागरण का था। इसका मतलब था, अगर ये दौर रिनेसां का था, तो स्वाभाविक रूप में यहां पर पुनः ये कहा गया कि व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति पापी नहीं है, व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति तार्किक है। और तीसरा, इटली 5 भागों में बटा हुआ था। समस्या थी, इटली 5 भागों में विभाजित था। इटली 5 भागों में बटा हुआ था, जबकि उसी के बगल में इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन शक्तिशाली बन चुके थे। यानी आधुनिकता की प्रवृत्ति क्या थी? इंग्लैंड में, फ्रांस में शक्तिशाली राजाओं का उद्भव आना शुरू हो गया था। इसका मतलब है मैकियावेली कैसे ट्रांजिशनल फेज में था, जहां कुछ प्रवृत्तियां किसकी आ रही हैं? आधुनिक काल की। और पुनर्जागरण का मतलब है भाई, पुनर्जागरण का रीराइटिंग ऑफ क्लासिक्स। और रीराइटिंग ऑफ क्लासिक्स का मतलब है कुछ लोगों ने रोमन साम्राज्य के समय की, यूनानी दौर की वो रचनाएं खोजी, जहां पर मानवीय विवेक की बात थी, जहां पर धार्मिक ग्रंथों के अलावा कुछ बात लिखी गई थी। उसको फिर उन्होंने खोज निकाला आधुनिक युग में। अब जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा, अरे भाई, ये तो जो मध्यकाल का विचार है वो ठीक नहीं है, ये तो मानो बड़ा विवेकशील है। इसलिए अब देखेंगे, इटली में जब लियोनार्दो दा विंची ने पहली बार मोनालिसा की प्रतिमा बनाई, पूरे इटली, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। और मोनालिसा की जब प्रतिमा बनाई गई, तब आप देखेंगे कि इस मोनालिसा की प्रतिमा पर इतना इसलिए प्रभाव था क्योंकि पहली बार मानव किसी प्रतिमा का विषय था। ये तो भगवान की प्रतिमा बनती थी। और अब आधुनिकता में देखिए, आपके व्हाट्सएप का वॉलपेपर कौन लगा रखा है? अपने भगवान का है, अपना खुद का। रोज हम पाउप लेते हैं, रोज ऐसे करके फोटो, अपनी ही फोटो ले रहे हैं। मध्यकाल में होते चर्च ठांस के मोबाइल छीन लेता, अपनी फोटो लेना मना था। किसकी फोटो लोगे? ईश्वर की। इसे कई लोगों को फोन करिए, उनकी अभी ट्यूनिंग मध्यकाल की बनी हुई है। जय गंगा मैया, हम फोन से बात कर रहे हैं, जय संतोषी मैया। ऐसे जिनकी रिंगटोन ऐसी है, वो कहां पे है अभी? और इसलिए खास तौर पे, और खास बात देखेंगे, जैसे पुनर्जागरण आया, व्यक्ति में विवेकशीलता की बात आई, यूनानियों के चिंतन को फिर रिपीट किया जाए, यूनानियों के चिंतन को फिर से उभारना, यही तो पुनर्जागरण था। यानी जागे हुए थे, बीच में सो गए थे, फिर से जागे कि नहीं, क्लास का समय हो गया है। सुबह 4 बजे जागे, फिर 6 बजे सो गए, तो मध्यकाल आ गया। और जब फिर 8 बजे भड़बड़ा कर उठे, देखे अरे
तो बिना कई बार तो बच्चे ऐसे आते हैं क्लास में, ना मंजन की, ना अब आके बेचारे क्या करें, वो ऊँग रहे हैं बैठ के क्लास में। कम से कम हाथ तो गए, सोचिए कितना प्रतिबद्धता है, दौड़ दाड़ के यही रहने साथ है, फिर से उगारा। और इसी समय कुछ कुछ कैंपास खोज लिया गया। कैंपास से समुद्री यात्राओं आसान हो गई, क्योंकि दिशा मापक यंत्र हो गया। इसलिए पहले मर्केंटलिस्ट रेवोल्यूशन, यहाँ वाणिज्यवादी क्रांति पहले आई, औद्योगिक क्रांति बाद में आती है। औद्योगिक क्रांति का मतलब उत्पादन मशीनों से होने लगा। मर्केंटलिज्म, वाणिज्य क्रांति का मतलब है व्यापारी इधर का उधर, उधर का उधर जाने लगे। अब व्यापारी जब जाने लगे तो व्यापारियों ने कहा यार ये 5 भागों में बटा रहने के लिए ठीक नहीं है। व्यापारियों के लिए आप जानते हैं सुरक्षा चाहिए, तो कैंपास खोज लिया गया। उसी समय बारूद खोजे गए। तो जब ये थोड़ी आधुनिक चीजें खोजी जाने लगे, तो जब व्यापारी ने उभर रहे थे, जो इधर सामान लेते थे और दे देते थे। अब चर्च उनके प्रॉब्लम बनने लगा। चर्च कहता था क्या करते हो, उनका व्यापार करते हैं। उनका व्यापार व्यापार बंद करो, प्रभु का नाम लो। उनका भाई व्यापार से प्रभु का नाम विरोधी नहीं, उनका बेकार की बात मत करो, प्रभु का नाम लो। अब यह क्लेश आने लगा। पुनर्जागरण के चिंतन में चर्च के प्रभाव पहला। एक तरफ शक्तिशाली राजा, दूसरी तरफ विभाजित इटली दूसरा, क्योंकि इधर इंग्लैंड में, फ्रांस में शक्तिशाली राजा आ गए थे। तो अब जरा सोच के देखिए, मैकियावेली का जो विचार इस परिस्थिति से प्रभावित होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो मैकियावेली जब यहां पैदा होता उसके विचार ऐसे होते, यहां पैदा होता तो उसके विचार ऐसे होते, यहां पैदा होता तो हॉब्स होता, यहां पैदा होता तो ऑगस्टीन और एक्विनास होता। पैदा हुआ बीच में, उसमें इसका कोई दोस्त तो था नहीं, पैदा हुआ बीच में, इसीलिए वो अपने युग का शिशु कहा जाता है। क्यों? लिखने की बात है। पहला हेडिंग, पहला हेडिंग, युग का शिशु, चाइल्ड ऑफ हिज एज। युग का मतलब समय, युग का मतलब समय का शिशु, समय का बच्चा, युग का शिशु। पहला हेडिंग है मैकियावेली अपने युग के शिशु के रूप में। डनिंग स्कॉलर का नाम है। डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा क्योंकि वह इतिहास के एक ऐसे संक्रमणकालीन दौर में पैदा हुआ था जहां इटली 5 भागों में विभाजित था। परंतु फ्लोरेंस यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन का केंद्र था। फ्लोरेंस यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन का केंद्र था, जहां मैकियावेली पैदा हुआ था, उसी शहर में, फ्लोरेंस में ही।
मैकियावेली पैदा हुआ था और इटली के पड़ोसी राज्य इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन इटली के पड़ोसी राज्य इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में शक्तिशाली राजाओं का उदय हो गया था। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में शक्तिशाली राजाओं का उदय हो गया था। इसीलिए मैकियावेली के विचार में इटली का एकीकरण सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। मैकियावेली के विचार में इटली का एकीकरण सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इटली का एकीकरण सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जनरेशन ऑफ पब्लिक स्पिरिट। इटली का एकीकरण यानी आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं, इटली का एकीकरण सबसे बड़ी क्या लिखा आपने? प्राथमिकता थी। ब्रैकेट में जनरेशन ऑफ पब्लिक स्पिरिट। ब्रैकेट में जिसे कहा जाता है जनरेशन ऑफ पब्लिक स्पिरिट। अब इसको सामान्य भाषा में कैसे कहें? जनरेशन ऑफ पब्लिक स्पिरिट। यानी खास बात है, एक बात आपको याद दिला दो, राष्ट्रवाद का विचार आधुनिक युग का देन है। राष्ट्रवाद का विचार, क्योंकि एक बात याद रखिए, क्योंकि ये सवाल आप पूछ सकते हैं, ये आईएएस में पूछा भी गया सवाल है कि जब मैकियावेली अपने युग का शिष्य था तो हम इसको क्यों पढ़ें? एक बड़ा लॉजिकल सवाल आता है, भाई मैकियावेली अपने युग का शिष्य था, इसका मतलब उसके विचार 15वीं 16वीं शताब्दी इटली के लिए प्रासंगिक थे। तो न हम 15वीं 16वीं शताब्दी में है और न हम इटली में है, हम भारत में है और हम 21वीं शताब्दी में है। एक लॉजिकल सी बात यहाँ उत्पन्न होती है। आप देखिए, मैकियावेली अपनी परिस्थितियों का प्रभाव था और परिस्थितियों को हल करते करते उसने कुछ ऐसी बात कह दी जो आने वाली पीढ़ियां मैकियावेली को पढ़ने लगी, और आज ही नहीं कल ही नहीं। अब जरा सोच के देखिए, मैकियावेली इटली का एकीकरण पैदा करना चाहता था, इटली में राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति पैदा करना चाहता था। ये जनरेशन ऑफ पब्लिक स्पिरिट क्या है? हम फ्लोरेंस के निवासी हैं, नेपल्स के हैं, वेनिस के हैं या इटली के हैं? बहुत बड़ी बात हो कर गया। यानी जब अच्छा ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको बता दें, कभी अगर ऐसा एग्जाम आए कि राष्ट्रवाद का सैद्धांतिक पिता कौन है, तो आप लिखेंगे रूसो। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में विश्लेषण में थोड़ा फर्क होता है। लेकिन सही मायने में मैकियावेली विचारक है जो कह रहा है, अरे भाई राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति पैदा करो, इटली को एक बनाओ, इटली को एक करो। तो सवाल है कि एकता में बाधा क्या थी, वो उसने पहचान ली। आखिर में एकता में बाधा थी क्या? आगे लिख लीजिए। इसलिए इटली की एकीकरण का विचार राष्ट्रवादी विचार की आधारशिला रखता है। इटली के एकीकरण का विचार राष्ट्रवादी विचार की आधारशिला रखता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर आपको बता दूं, यूरोप में राष्ट्रवाद आधुनिक संकल्पना है, प्राचीन? आधुनिक। राष्ट्रवाद आधुनिक युग की देन है, क्योंकि आप याद रखिए यूरोप में बड़ी समस्या थी। यूरोप में मध्यकाल में हमेशा सत्ता कई केंद्र थे। सत्ता का चर्च भी केंद्र था, राजा भी केंद्र था, सामंत भी केंद्र था,
और ये भी आपको याद दिला दे, इनके पास अपनी कोई सेनाएं हुआ नहीं करती थी। अब मूवी पानीपत देखिए, या तो इतिहास पढ़ते भी होंगे जीएस में। अब देखिए उस समय राजा महाराजा क्या करते थे, दूसरे सामंतों से सेना लेते थे, और वो दूसरे सामंत कई बार सेना देने से मना कर देते थे। कई बार सेना देते भी थे तो भाड़े की सेना, दोस्तों क्या आपका युद्ध लड़ेगी? भाड़े की सेना से वार थोड़ी जीता जाता है। बहुत ध्यान से देखेंगे, आज जो अच्छा भारत की सेना, कहीं से हम चीन से लड़ने जाएं, कहीं उधार सेना लेंगे क्या? हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। यह राष्ट्रवाद के विकास के बाद हुआ। अच्छा, भारत में सत्ता शक्ति का एक केंद्र है, अनेक केंद्र है? एक केंद्र है, राष्ट्रवाद। इसलिए राष्ट्रवाद, जब तक आप में प्रवृत्ति का विकास नहीं होगा, पूरा इटली एक है, इटली वासी एक है, तो सब वाले 5 भागों में हम बटे क्यों हुए हैं? मैकियावेली के चिंतन में अपने आप में ये बात बार बार आ रही है। तो उसने कहा कि आखिर में फिर प्रॉब्लम क्या है? मैकियावेली के चिंतन, अगर ये 5 भागों में हम बटे हुए हैं तो ऐसा क्यों है? और आपको ये भी याद दिला दे उसकी कहानी। वो प्रिंस लिख रहा था, लिखा उसने प्रिंस, और प्रिंस लिखा तब जब एक मामला था, चूंकि इटली 5 भागों में बटा हुआ था, तो बाहर वाले फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड उस पर लगातार हमले करते रहते थे। तो फ्रांस ने हमला किया, तो वहां मेडिसी का परिवार था, मेडिसी का शासन, जैसे भारत में एक सल्तनत थी, मेडिसी के शासन को हटा दिया और वहां फ्रांसीसियों का शासन आ गया। फ्रांसीसियों के शासन में मैकियावेली राजदूत बन गया, एक विदेश सेवा का अधिकारी बन गया। और सोचिए, शासन विदेशियों का है। जब मेडिसी का शासन था, इटली का शासन था, तभी कुछ नहीं था। फ्रांसीसियों का शासन आया, यहाँ पे अधिकारी बन गया, और संयोग से मेडिसी ने स्पेन की सहायता से फ्रांसीसियों के शासन को भगा दिया। और जब मेडिसी फिर से आया, उनका इस षड्यंत्र के पीछे कौन? तो नाम आया ये धूर्त मैकियावेली। और अब मेडिसी ने कहा, मुझे पता चल गया कॉन्स्पिरेटर कौन है, कॉन्स्पिरेसी किया किसने, इस मक्कार, धूर्त, नालायक, जितने एडजेक्टिव आप लगा सकते हैं, मैकियावेली ने। और मेडिसी ने कहा, अब मैं इसको सजाए मौत दूंगा, अब बच नहीं पाएगा। अब कई लोग मैकियावेली के दोस्त थे, उनका नहीं, अरे महाराजा इसका दोष नहीं है, ये कैसे आपको कॉन्स्पिरेसी कर सकता था, ये तो अधिकारी था केवल। उनका ना, मुझे यकीन है यही खुराफाती आदमी था जिसने हमारे शासन को हटाया, गद्दार कहीं का। अब इसको मैं डेथ पेनल्टी दूंगा। तो सारे दोस्त मैकियावेली के गए महाराजा के पास कि देखो महाराजा, ऐसा मत करो, आपका ये शक है, इसके पीछे नहीं था ये। उनका नहीं, मेरा शक है लेकिन ये था। तो लोगों ने कहा था बीच बचाव का रास्ता आप निकाल लो। और उनका ठीक है, मेडिसिन का ठीक है, बीच बचाव का रास्ता ये है कि यहां से चला जाए, ये हमेशा के लिए फ्लोरेंस छोड़ दे और कहीं दूर दे, नहीं जिसके निर्वासित जीवन, यानी काले पानी भेज देना। भाई काले पानी से क्या षड्यंत्र करेंगे, जाके भाई जिंगलाला करिए 1300 किलोमीटर दूर। जैसे अंग्रेज क्या कि अंग्रेज जितने खुराफाती लोग थे, इसे हिंदुस्तान की जेल तिहाड़ में नहीं होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए? अंडमान, सीधे भेज दो वहीं पे। तो मैकियावेली को गांव में भेज दिया गया। उसकी जीवन के बचने की शर्त ही थी, तो था तो बड़ा बुद्धिमान। तो अब वहां जाके मवेशियों के साथ रहने लगा, पशु चराने लगा, दिन भर घूमता रहता था आवारा की तरह। लेकिन जब रात में कमरे पर आता था, उसका बौद्धिक दिमाग जगता था। उसने कहा, मैं तो नाहक बलि का बकरा बन गया। तब वो रात में बैठना, जब बैठता था तो उसने लिखना शुरू किया कुछ, उसी का नाम प्रिंस है। और कहा भी जाता है प्रिंस उसने मेडिसी को एड्रेस करते हुए लिखा है कि महाराजा, आपने तो मुझे नाहक बलि का बकरा बना दिया। और वो लिखते लिखते कुछ ऐसा लिख गया, इतनी पतली प्रिंस है। इंदिरा गांधी उसको तकिए के नीचे रख के सोती थी। जब कभी कोई समस्या आती थी, एक बार प्रिंस पढ़ लेती थी। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। अब देखिए, अब ये यूपीएससी के स्टूडेंट के खतरनाक टेंडेंसी है। अगर आपको ऐसा पढ़ने का इस तरह का मन भागे तो आप समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ हो जाए, क्योंकि फिर इतना महत्वपूर्ण समय उधर देंगे तो कहीं कंप्रोमाइज करेंगे। प्रिंस है बड़ी पतली, लेकिन लिखा उसने क्या दोस्तों, कमाल की बात लिख दी। क्या लिखा आपने? तो इसे मैं कह, राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, राष्ट्रवाद। इसलिए मैं महत्वपूर्ण हूं या हिंदुस्तान? धर्म महत्वपूर्ण है या हिंदुस्तान? तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान? पहले मैं या पहले राष्ट्र? पहले परिवार या पहले राष्ट्र? पहले भाषा या पहले राष्ट्र? पहले धर्म या पहले राष्ट्र? राष्ट्रवाद।
ये राष्ट्रवाद का विचार है जो मैकियावेलिक चिंतन से आ रहा है यूरोप में। क्या लिखा आपने? राष्ट्रवादी विचारधारा की आधारशिला रखता है। उसने कहा इटली की एकता में दो बाधाएं हैं। इटली की एकता में दो बाधाएं हैं। पहला, शक्तिशाली चर्च। इटली की एकता में दो बाधाएं हैं। पहला, शक्तिशाली चर्च, और दूसरा फ्रांस स्पेन जैसे बाहरी राज्य। फ्रांस स्पेन जैसे बाहरी राज्य। अगले पैराग्राफ से, पुनर्जागरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उसने मानव स्वभाव का पुनर्जागरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उस मानव स्वभाव का आनुभविक चित्रण किया। आनुभविक अंडरलाइन, एम्पिरिकल। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उसने मानव स्वभाव का आनुभविक चित्रण किया। आनुभविक चित्रण किया, एम्पिरिकल। आनुभविक चित्रण किया और यूनानी युग में विद्यमान तत्वमीमांसी विचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यूनानी युग में विद्यमान तत्वमीमांसी विचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यूनानी युग में विद्यमान तत्वमीमांसी विचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि यूनानी युग में तत्वमीमांसी विचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया क्योंकि यूनानी युग में व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के अंश के रूप में चित्रित किया गया था। यूनानी युग में व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के अंश के रूप में दिखाया गया था। यूनानी युग में व्यक्ति को आत्मा परमात्मा के अंश के रूप में दिखाया गया था, जहां व्यक्ति सद्गुणी नैतिक जीवन यापन करेगा। व्यक्ति को आत्मा परमात्मा के अंश के रूप में दिखाया गया था, जहां व्यक्ति सद्गुणी नैतिक जीवन यापन करेगा। जहां व्यक्ति सद्गुणी नैतिक जीवन यापन करेगा। अच्छा, यही तो मेटाफिजिक्स है भाई। यूनानी युग में क्या था? मेटाफिजिक्स। आधुनिक युग में क्या है? फिजिक्स। शब्दों का हमेशा आधुनिक युग में है फिजिक्स, यूनानी युग में क्या था? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब है मानव क्या है? आत्मा है। आत्मा आज तक ढूंढ नहीं पाए,
इसलिए प्लेटो और एरिस्टोटल को पढ़ते पढ़ते एक आप में समझ, आप कहेंगे मैटर, फॉर्म, आइडिया, ये दुनिया पित्तल की या किसी और की? कमाल की बात है। एक अजीब से उलझाव पैदा कर दी यूनानी में, स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा। इसलिए याद रखिए, मानव के स्वभाव कैसे समझा जाए, इंपेरिकल रूप में, मेटाफिजिकल रूप में? मेटाफिजिकल, मानव के स्वभाव को मेटाफिजिकल रूप में, इसलिए उसने शब्द का प्रयोग देखिए, मेटाफिजिक्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया उसने, रिवोल्ट अगेंस्ट मेटाफिजिक्स। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और मानव सद्गुणी है, नैतिक है, ऐसा ही मानव दिखा। आपको क्या कहें? अच्छा जो मानव, अच्छा बात सीधी है, मानव को समझने का दो तरीका है। एक तो रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, कुरान पढ़, गीता पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखेगा, उसमें कैसा मानव चित्रण मिलेगा? मेटाफिजिकल। आत्मा हम हैं, हमें परमात्मा को याद करनी चाहिए। इस दुनिया में हम आ गए हैं तो हमारे शरीर में धूल जम गई है, जैसे शीशे में धूल जम जाती है, अपना वास्तविक क्षेत्र नहीं दिख पाते, प्रभु के पास जाओ, तीसरी आंख खोल देंगे, आत्मा ज्ञान हो जाएगा। लफड़े की बात करते हो यार, हमें नहीं ज्ञान हुआ आज तक। यानी आप बताइए, इंपेरिकल का मतलब है जो मानव आपने यहां देखा है भौतिक दुनिया में, मानव कैसा आपको मिला? जो मानव आपको इस दुनिया में दिखा वो कैसा दिखा? अरे धीरे से, क्या दिखा यार बताओ तो, या देखा ही नहीं कुछ? कैसा मानव दिखा? पहली बार पता चला कि जो इंपेरिकल का मतलब है जो मानव मैंने देखा वो बताऊं, या जो मानव का चित्रण किताबों में लिखा है वो बताऊं? तो जो मानव का चित्रण धर्म ग्रंथों में लिखा है वो क्या है? जो मानव मैंने देखा वो क्या है? और मैंने मानव क्या देखा? मैंने किसी को भाई दिया, या कमरे पर किराया लेने था, एडवांस दे दिया, एडवांस लेके भाग गया, मैंने वो मानव देखा। मैंने कहा भैया कि हमने ऑर्डर दिया ये चाहिए, पता चला उसमें खोखा भर के आ गया, ये मानव देखा। अच्छा बचपन की बुद्धि, तो हम लोगों से कैमरा एक बड़ा लग्जरी एसेट था, कैमरा, वो भी एक रील वाला जो आता था, तो कैमरा एक बार कहीं न्यूज़पेपर हम लोगों ने देखा, तो न्यूज़पेपर में किसी होशियार लोग अभी इतने, तो न्यूज़पेपर में सॉल्व करने का था, पजल आता था, तो पजल सॉल्व कर लो तो कहता कैमरा मुफ्त मिलेगा। वो कैमरा पता चला उसने, और उसने कुछ वहां पैसा मंगा लिया, तो हम लोगों ने सोचा चलो भाई 200-400 पैसा सब दोस्तों ने इकट्ठा करके दे दिया, और उधर से आया लकड़ी खोखा। ये मानो तो देखा समझ लीजिए। और आजकल तो ऐसा मानो देखा, शादी विवाह के बाद दुल्हन सारा गहना ही लेके भाग गई। कमाल की बात है यार, हकीकत की बात है। हमने मानव कैसा देखा? हमने फोन लगाया, उसने कहा कि भाई अपना केवाईसी ठीक करना है, हमने कहा क्या बताना है, हमने कहा नंबर बता दिया, उधर से खट 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 मैसेज आया, सारा पैसा। कमाल की बात है यार। हमने मानव तो अपने गांव के बगल का देखा जो रोज ही लड़ रहा है, हमने मानव देखा जो कह रहा है कि ये सारा खेत मेरा है, हमने तो ऐसा मानव देखा। और यहाँ प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ के मैं कंफ्यूज हो गया, मानव ऐसा ही है क्या? इसलिए प्लेटो और एरिस्टोटल का मानव यहाँ रहता है, स्वर्ग में रहता है। तो स्वर्ग में रहता है भाई, वो कभी मिलेगा नहीं। अरे यहाँ पूछो टिफिन से क्या जद्दोजहद होती है, ऐसा मानव हमने देखा। ये क्या है? मानव का इंपेरिकल स्वभाव। इसे याद रखिए, मैकियावेली ने तरीका ही चेंज कर दिया। तो उसे पूछा गया, उसे पूछा यार तुम इतने बड़े बड़े विचारकों की बात की कुछ ऐसी कह रहे हो? उन्होंने कहा देखो भाई मैं विचारक हूं नहीं, मैं स्टेट्समैन हूं, मैंने जो देखा वही मैं बता रहा हूं। तो प्लेटो ने कहा राजा कैसा है? फिलोसफर। मैकियावेली से पूछा गया राजा फिलोसफर? ने कहा मूर्खता की हद है ये। अच्छा बताइए, प्लेटो ने क्या कहा था? 35 साल पढ़कर कोई राजा बनेगा, और 15 साल कोई ऐसा राजा आपको मिला होता बता दीजिए किताबों के अलावा। अरे इतिहास बताता है औरंगजेब ज्यादा प्रभावशाली राजा था या दारा शिकोह? ज्यादा विद्वान कौन था? औरंगजेब। अकबर पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, अकबर ज्यादा अच्छा शासक था।
आज की दुनिया तो बताती है सफल वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। एथिक्स कैरेक्टर खराब करता है। इसलिए आप याद रखिए दोस्तों, एथिक्स केवल लिखने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए यूज करिए, बाकी जीवन में उसका प्रभाव आपके जीवन के पूरे विकास को रोक देगा। और देखिए, जरा सोच के देखिए, हमारे शासक क्या होशियारी कर रहे हैं। ये यूपीएससी में एथिक्स पढ़वा रहे हैं, अपने क्या पढ़ते हैं। इसलिए एथिक्स पढ़ना या मैकियावेली, और मैकियावेली पढ़ना, समझ लीजिए मानव कैसा है। ऐसे ही मानव साथ डील करना है तो मानव कैसा है। उसने ऐसी बात कह दी आज तक किसी ने कही नहीं थी, पहली बार किसी ने कहा पश्चिमी चिंतन में बात, और वो उसने ऐसे अकाट्य बात लिख दिया, उसको आज तक पश्चिमी चिंतन में कोई बदल नहीं पा रहा है। उसी बात में आज तक माथापच्ची मची हुई है। अच्छा, मैकियावेली से पूछा गया तुमने देखा? उन्होंने कहा मैंने देखा। अरे मैं तो स्टेट्समैन था, मैं अधिकारी था, मैं राजाओं से मिला, महाराजाओं से मिला, मुझे ऐसा कोई आदमी दिखा नहीं जैसा प्लेटो एरिस्टोटल ने कहा। मुझे आदमी कैसा दिखा? तो प्लेटो और अरस्तु का मानव कैसा? शक्तिमान जैसा मानव है। तो सीधी बात है, अब जिस सीधे महाभारत पढ़ी है और इस मान्यता पर रखी गई, जब अधर्म होगा तो ईश्वर आएंगे। मेटाफिजिकल विचार है, धर्म होगा ईश्वर आएंगे तो नैतिकता रहेगी। और हमने क्या पढ़ के सोच लिया कि अगर हम हमारे जीवन अनैतिक काम करेंगे परिणाम अनैतिक मिलेगा। हम तो उल्टा देखते हैं। इसलिए मैकियावेली ने पूरी दिशा बदल के रख दी। उसने कहा मेटाफिजिक्स मतलब नहीं है, नैतिकता किसी काम की नहीं है, धर्म पीछे रखिए, तत्व मीमांसा भौतिकवाद की बात करिए। पूरा दुनिया ही बदल दी। यानी आप याद रखिए, मैकियावेली ने पॉलिटिक्स को 180 डिग्री पे चेंज किया उसने। प्लेटो और अरिस्टोटल की हवाइयां उड़ गई। जैसे फिल्मी संगीत में जब बप्पी लहरी आते हैं, बप्पी लहरी आप जानते हैं? अच्छा, कई लोग नहीं जानते। बप्पी लहरी ने इंडियन म्यूजिक को बिल्कुल यू टर्न मारा, क्योंकि उसके पहले इंडियन म्यूजिक क्लासिकल बेस था। क्लासिकल बेस का मतलब है पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, सॉन्ग कैसे आ रहे हैं, मतलब ऐसे शहनाई बज रही है, टुन 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 टुन, और उसके बाद बप्पी लहरी आएंगे, झम झमा झम झम। मैकियावेली कौन है? लिख लीजिए दोस्तों, रास्ता ही चेंज कर दिया। अच्छा, लिखने की बात है, क्या लिखा आपने? कि ये शब्द इंपेरिकल क्या होता है मानो समझ गया, मेटाफिजिकल क्या होता है समझ गया। क्या लिखा आपने? हाँ, मैकियावेली ने इसका ठीक उल्टा बताते हुए कहा, मैकियावेली ने इसका ठीक उल्टा बताते हुए कहा कि व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी है, व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी है, उसको संपत्ति की आवश्यकता है। स्वभाव से स्वार्थी है, उसको संपत्ति की आवश्यकता है। संपत्ति के लिए वो सुरक्षा चाहता है। संपत्ति के लिए वो सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा की प्राप्ति हेतु संपत्ति के लिए वो सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा की प्राप्ति हेतु वह निरंतर शक्ति संघर्ष में शामिल होता है। सुरक्षा की प्राप्ति हेतु वह निरंतर शक्ति संघर्ष में शामिल होता है। शक्ति संघर्ष में शामिल होता है। मैकियावेली ने यह भी कहा,
मैकियावेली ने यह भी कहा कि इटलीवासी अत्यधिक बुद्धिमान है। इटलीवासी अत्यधिक बुद्धिमान है परंतु भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट अंडरलाइन। इटलीवासी अत्यधिक बुद्धिमान है परंतु भ्रष्ट हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत स्वार्थ को इटलीवासी अत्यधिक बुद्धिमान है परंतु भ्रष्ट हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत स्वार्थ को राष्ट्र के हितों के ऊपर रखते हैं। वे व्यक्तिगत स्वार्थ को राष्ट्र के हितों के ऊपर रखते हैं। ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए उसने प्रिंस में एक शक्तिशाली राजकुमार का समर्थन किया। उसने कहा कि दार्शनिक राजकुमार कभी नहीं हो सकता। अपितु राजकुमार के लिए दो मनोवैज्ञानिक गुणों की आवश्यकता होती है। पहला, उसमें शेर जैसा साहस होना चाहिए। और उसमें लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। पहला, उसमें शेर जैसा साहस होना चाहिए और दूसरा, उसमें लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। शेर जैसा साहस होनी चाहिए और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। अब जरा यूनानियों को चिंतन देखिए। अब यूनानी में शासक कौन होगा? लेकिन इसलिए आप याद रखिए, जो मैकियावेली का शासक है वो इंडिया में कौटिल्य ने बताया, और कहा भी जाता है कि जो मैकियावेली ने वहां पे लिखा कौटिल्य ने बहुत पहले कह दिया था। इन्हें शासक होने के लिए मनोवैज्ञानिक गुण चाहिए। और हम आपको याद दिलाए, जब उसने कहा शेर जैसा कोई व्यक्ति साहसी होना चाहिए, तो एक खास बात है, अगर ये दो मनोवैज्ञानिक गुण व्यक्ति में नहीं है, इसका मतलब है राजा बनने के लिए उसने ये नहीं कहा खानदान होने की आवश्यकता होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसने कह दी। यानी इसका मतलब है वो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली ये बात कह दे रहा है, मतलब वो सीधा ये कह रहा है कि मेडिसी अगर अपना राज्य एक नहीं कर पाए तो समस्या मेडिसी की है। भाई मेडिसी के शासन को बाहर से किसी ने भगा दिया तो दोष तो स्वयं मेडिसी को देना चाहिए, और मेडिसी ने उसके लिए बलि का बकरा किसको बना दिया? मैकियावेली को। मैकियावेली से रिस्पॉन्सिबल कहाँ है? बहुत ध्यान देने की बात है। जब उसने कहा कि ये मनोवैज्ञानिक गुण, ये इनडायरेक्टली बात कही थी उसने, डायरेक्टली से बात नहीं कही, क्योंकि उस समय राजा का मतलब होता था परिवार में ही राजा होना। उसने कहा था नहीं,
राजा में दो क्वालिटी होनी चाहिए, एक तो शेर जैसा साहसी, एक खास बात है शेर के आसपास आप देखिए जंगल में कोई जानवर फटक नहीं सकता, और आप देखिए इसीलिए संत और राजा, कमाल की बात है यार दोस्तों, ये कहाँ फिट होता है? सन्यासी और राजा, राजा के लिए अलग अलग कौशल चाहिए, सन्यासी की दुनिया, सन्यासी के सिद्धांत अलग होने चाहिए। सन्यासी का सिद्धांत क्या है? न्याय, नैतिकता, सत्य, ये सन्यासी का सिद्धांत है। राजा के लिए सिद्धांत क्या है? शक्ति, साम दाम दंड, ऐसा शासक होना चाहिए। अच्छा आप, मैं क्या बोली, तो आज राजा का शासन तो नहीं रहा, लेकिन आज आप देख लीजिए जो शासन सत्ता में है वो संत है। संत है क्या? संत का चोला पहन सकते हैं, कंडीशन अप्लाई। मैं सीधा कहना जानता, आजकल तो बड़ा, जब से रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग आ गया है, कोई बात थोड़ा सा बोलने में भी नहीं, पहले टीचर तो बिंदास बोलता था, टीचर दोस्तों पोएट, इनको कौन रोकता था? लेकिन अभी खास बात है, इसलिए आप याद रखिए दोस्तों, जो सन्यासी है वो राजा बनेगा। अरे सन्यासी की दुनिया दूसरी है। शासक बनने के लिए आपको साहसी चाहिए। साहसी का मतलब याद रखिए, साहसी केवल शरीर से नहीं होता, मनोविज्ञान से भी होता है। कई बार आप देखेंगे साहसी व्यक्ति कौन है? जो नदी के प्रतिकूल धारा में तैर जाए, वो साहसी है। बहुत कम लोगों में ऐसी क्षमता होती है। और आप ये बात आप याद रखिएगा, जैसे कई बार देखिए, जब भी कोई अलग रास्ता लेते हैं तो हम डर जाते हैं। बस एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने पॉलिटिशियन हैं, हम क्या सोचते हैं? अरे ये पॉलिटिशियन बेकार के हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं है। इनके जीवन संघर्ष को देखिए, इनसे जैसा साहसी आदमी आप देखेंगे नहीं। यूपीएससी की वैकेंसी 1000 है, तभी हम डरते रहते हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। प्रधानमंत्री का पद एक ही है, मुख्यमंत्री का पद एक ही है, पूरा जीवन लगा दिया, डिसाइड कर लिया इधर जाना है। कितना बड़ा साहसिक डिसीजन है ये। नेता आप सामान्य साहसी समझते हैं क्या उसे? भाई जो अनिश्चितता के पीछे भी चल दे, उससे बड़ा कोई साहसी आदमी है नहीं। यानी आप याद रखिए, साहसी का मतलब होता है पूरी एक टेंडेंसी होती है, वो प्रतिकूल परिस्थितियों को देख घबराता नहीं। और वही आदमी इतिहास लिखता है जो नदी के खिलाफ तैरना जानता हो। बाकी लोग बस भीड़ के हिस्से बन के रह जाते हैं। और मैं केवली कहता है ऐसा साहसी आदमी होना चाहिए। और साहसी कौन है? यानी राजा बनने की कला ही दूसरी है, जिसे शक्ति की चिंता हो, जिसे पता हो कि प्रतिस्पर्धी कौन होता है, जिसे पता हो कि हमारा शत्रु कौन है। शत्रुबोध होना चाहिए राजा में। अब ये नहीं मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, आ जाओ आत्मा आत्मा। इसलिए आप याद रखिए दोस्तों, महाभारत युद्ध की कहानी इस बात का साक्षात गवाह है। युद्ध नैतिकता से जीता गया या साम दाम दंड भेद से? और आप याद रखिए, हमारे तो भगवान कृष्ण इसके कलाकार थे। हमारे यहाँ दो पौराणिक मान्यताएं हैं। भगवान राम सत्य के रास्ते पे थे, अहिंसा के रास्ते पे, जंगल जंगल घूमे हुए। ऐसा राजा नहीं चाहिए हमें। पता है राज्य शासन कब तक किया तो पता नहीं, कि जंगल ज्यादा घूमे पता है हमें। 14 साल तक जंगल ही घूमा। राजा ऐसा हो गया, ये तो राजा होगा या ये वनवासी है? और भगवान कृष्ण कलाकार थे। वो प्रिंस को वो पहले समझते प्रिंस जैसा कोई आदमी लिखेगा। वो क्या कलाकार आदमी थे, रहते रहते गेम चेंज कर देते थे। क्योंकि याद रखिए, केवल शक्तिशाली होना पर्याप्त नहीं है। भीम बहुत पावरफुल थे, होशियार नहीं थे। आदमी का होशियार भी होना उतना जरूर, साहसी होना केवल पर्याप्त नहीं है। होशियार, परिस्थितियों को देख ले, परिस्थितियों को भांप ले। और होशियार आदमी कौन है? मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको बताऊं। क्लास से उतर रहे हैं, अचानक अपोजिट से एक आदमी आया, 2 चाटा मारा, क्या करेंगे? देखिए ये मेरा कितना बच्चा करेगा, उसको भी मारेंगे। अरे होशियारी ये है, पहले देख तो लो मारने वाला कौन है। खली मार रहा है तो मारोगे उसको? इसे देखो, बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता ये है कि जैसी परिस्थितियां हो वैसा निर्णय लो। बुद्धिमत्ता क्या है? जीवन कोई सिद्धांत नहीं है। जीवन में सिद्धांत थोड़े। हमारे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर प्राण ही जाएगा। फिर
प्राण जाए पर बचे, ये कोई बात हुई यार? प्राण जाए पर बचा न जाए, कमाल की बात है। प्राण न जाए बाकी हमारे प्राण ही नहीं रहे तो उसमें बचन उचन लेकर क्या करेंगे? इसलिए राजा ऐसा होना चाहिए जो, आप याद रखिए, कुछ भी बोल दे, झूठ, धूर्तता, राजा का ही सिद्धांत है। और राजा का कोई सिद्धांत ही नहीं है अपना काम बनता भाड़ में जाए, ऐसा आदमी प्रिंस हो सकता है। ये सब तो सामाजिक न्याय में एक बात तो, राजा कैसे कर? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। कोई कह रहा कि अब मंदिर बनेगा, कोई कह रहा गरीबी हटेगी, 75 साल से देख रहे हैं, कुछ हटा क्या? इसे प्रिंस का स्वभाव है। प्रिंस कैसा होता है, उसमें होशियारी होनी चाहिए, कब किसके साथ गठबंधन कर ले, कब कहां निकल जाए, कब किसको। ये है प्रिंस का स्वभाव। शासक बनने में प्रवृत्तियां होनी चाहिए, ऐसा मैं केवल ने कह दिया। इसे आपको हम याद दिला दें, जब कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था तो भीम आए तो भगवान कृष्ण, दुर्योधन को पता था, इसने धृतराष्ट्र को पता था कि इसने मेरे बेटे को मारा है। तो कहा, मैं मेरा प्यारा पुत्र भीम का है, उसको मैं गले लगाना चाहता हूँ। भीम शरीर से शक्तिशाली थे, चालाक नहीं थे वो। और भीम ने कहा ताऊ बुला रहे हैं, दौड़े। भगवान कृष्ण रुको 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 रुको, क्यों रोक रहे हो? धृतराष्ट्र काली पट्टी बांधे रहते थे आंख पे, नेत्रहीन थे, पट्टी तो उनकी गंधारी बांधती थी, नेत्रहीन थे, दिखते नहीं थे। भगवान कृष्ण ने कहा रुको मैं बताता हूँ। एक लोहे का पुतला ही कर दिया। धृतराष्ट्र की बाहों में बहुत दम था और वो दबा के भीम को मारना चाहते थे, कि पुत्र का बदला लेना चाहते थे। और जैसे लोहे का पुतला किया गया, धृतराष्ट्र ने इतना तेज दबाया, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गए। भगवान कृष्ण देखो यहाँ तुम होते भी। ये है साम दाम, जैसी परिस्थितियां वैसा ताऊ भी कभी आपके। इसलिए कोई आपका दोस्त नहीं, याद रखो। कोई गिफ्ट इधर पहले इसको देखो, इसमें मिला क्या है यार, ये दिया क्यों गिफ्ट? सुंगने में ऐसा तो नहीं कुछ। अब ये नहीं कि कोई सामान दे दिया, पता लग बाबा रामदेव के से बालकृष्ण थे, पेड़ा खा के बेहोश हो गए। हम क्या जाते हैं, शादी में गए तो ऐसे कूद गए जैसे कभी मिला ही नहीं खाना। देख तो लो, उसके बाद कहीं उल्टी कर रहे हैं, कहीं बीमार हो गए, कहीं कर गए। ये क्या है? चालाकी का भाव है। इसलिए आपको याद दिला दें, कितनी बार ऐसा महाभारत वार में हुआ है, बाकायदा ट्रिक से वार जीता गया है। अभी सब कह लीजिए कि इसलिए सत्यता से ईमानदारी, ये सब प्रिंस के लिए है ही नहीं है। ये प्रिंस का फार्मूला ही नहीं है। ये तो संत महात्मा का फार्मूला लगा लीजिए, उधर कहां दिक्कत है, प्रिंस के लिए नहीं है। और प्रिंस का तरीका क्या है, अब मैं आपको बता दूं। प्रशासन में जो लोग हैं कैसे प्रिंस का तरीका अपनाते हैं, उनको सीखना चाहिए। प्रिंस के तरीके से प्रशासन चलता है, प्लेटो के तरीके से नहीं। अब जैसे पुलिस अधिकारी आ गया, उसे पता है क्राउड मैनेजमेंट करना है, आ गया, भीड़ जुटी हुई है, उसने फोन कर दिया पीएससी को कि जल्दी आओ, मैनेज नहीं हो रहा है। तब तक क्या कहेगा, देखिए आप लोग जाइए, आपकी सारी मांग मान ली जाएगी, आप लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी सारी बात में समझता हूं, ऐसे पोलाइटली उससे हम चढ़े जाएंगे। हमको लगे देखो ऐसी बात कर रहा है। उसके बाद 5 मिनट बाद मंजर बदल जाता है। वही अधिकारी जो आपसे ऐसे बात कर रहा है, उसके बाद वो डंडे चलाता है। क्या बोलता है, अरे यार ये भी यही था। यही प्रिंस है, यही प्रिंस है। जीवन में सीख लीजिए। इसलिए चुनाव जीतना मूल उद्देश्य है, सत्य बोलना, चुनाव जीतना, पावर लेना, यही जीवन की फिलॉसफी है जो मैं केवल ने बताया। यानी यूनानी जमाना, वो अच्छा बनना, अच्छे बनने क्या औकात है, कमाल है। यूनानियों में हमें क्या, अच्छा मानव बनना, ये जीवन का उद्देश्य है। अच्छा मानव। आप घर में सबसे अच्छा मानव कौन है? मूर्ख है, बेकार का आदमी है, जो घर में सबकी सेवा करता है, सबसे ईमानदार है, सबसे पागल है, पागल। सबसे ईमानदार आदमी सबसे पागल है, और सबसे होशियार। वो गुणा गणित से कहां से पैसा ला रहा है पता नहीं, ब्रिलियंट आदमी है। इसलिए एग्जाम पास करना जरूरी है। चीटिंग हो जाए, किसी का नोट्स खिसका दो। अगर कोई आपको लग रहा है कोई अच्छा स्टूडेंट है, उसको एग्जाम मत जाने को आगे कुंडी लगा दो, जा ही ना पाए वो। या कुछ ऐसा जमाल घोटा पिला दो रात में वो।
वो बिल्कुल वॉशरूम जाते थे परेशान हो जाए। अरे कमाल की बात कर रहे हो, यही प्रिंस है। विरोधी को आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको किसी न किसी तरीके से, क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी विरोधी है, कोई आपका दोस्त नहीं है। किसी को आगे मत बढ़ने दो, इसे अपनी पीठी की तैयारी करो और दूसरे कमरे में गंदी गंदी मैगजीन डाल दो, वहां उलझा रहे हैं। दोस्तों आप कहोगे, देखिए तो शासक बनने के लिए यही क्वालिटी चाहिए, आप माने ना, आपके हमारे मानने और आपके मानने का सवाल ही पैदा होता है। मैं केवल ने यही कहा है, पूरा यूनानियों का चिंतन हवा हो गया, यूनानी के चिंतन को चुटकी में उठा के फेंक दिया। अब बताइए पूरी दुनिया किसको मान रही है? आज क्या चल रहा है? तो अपने युग का शिष्य था या आगामी युग का पिता था? उसका चिंतन संकीर्ण देश काल के लिए था या पूरी मानवता के लिए? इटली के लिए नहीं, 15वीं शताब्दी के लिए नहीं, वो कुछ ऐसी बात कह गया। आप याद रखिए, कभी किसी को शासन सत्ता करनी है, शासक बनना है, तो जो चीज आपको पढ़नी पड़ेगी उसका नाम क्या है? इकोनॉमिक्स नहीं, ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री नहीं, हिंदी साहित्य तो बिल्कुल नहीं, निराला। ये कमाल की बात है यार, कमाल की बात है। इसे आपको याद रखते हैं, जीवन का तरीका बदल जाएगा दोस्तों। देखिए ये आपकी मर्जी है लिखने का मामला। क्या लिखा आपने? क्या दो? हाँ, लोमड़ी जैसे। आगे लिख दीजिए। उसने कहा, उसने कहा उसने कहा कि आम व्यक्तियों को नियंत्रित करने, आम व्यक्तियों को नियंत्रित करने का माध्यम, आम व्यक्तियों को नियंत्रित करने का माध्यम भय और प्रेम का सम्मिश्रण है। आम व्यक्तियों को नियंत्रित करने का माध्यम भय और प्रेम का सम्मिश्रण है। एक बात दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, जो लाइफ लेसन है यंग एज में, अगर आपको ये सब प्रेम की बीमारी लग गई तो शासक नहीं बन सकते आप। देखिए इस बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन मैं टीचर होना तो मुझे कहना पड़ता है भाई, ये मैं केवल ने कहा है, क्योंकि दुनिया में प्रेम ओम लव जैसी कोई चीज है नहीं। ये सब मोह माया नहीं, बेकार चीज है ये मोह माया नहीं। क्योंकि आपको याद दिला दें, और राजा प्रिंस, इसके सीधी सी बात है, क्योंकि आम आदमी स्वार्थ, प्रेम और मानव अपोजिट चीजें हैं ये। इसका मतलब अगर कोई प्रेम कर रहा है, इसका मतलब कोई न कोई बहुत बड़ा स्वार्थ उसमें छुपा हुआ है। प्रेम तो मानव करता नहीं पहला, ऐसा मैं केवल ने कहा। आप कहेंगे सर ये गलत बात है, ऐसा कैसे कह सकता है, मैं नहीं मानूंगा। तो आप न मानिए, बात अलग है, उसने यही कहा है। और मैं बार बार कहता हूँ ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों। अच्छा मुझे तो हर बात कहनी पड़ती है, तो उसने सीधे कहा कि मानव इतना स्वार्थी प्रेम करेंगे, नीचे से खिसका देगा। इसे आप याद रखिए, हमारे यहाँ ताऊ किसी को फटकने देते हैं क्या आपस में? सबके लिए कहा जो 68 साल के बाद का हो जाएगा वो रिटायर होगा। 68 साल के बाद कोई मंत्री नहीं बन सकता। अपने कितने साल के हो गए? कितने साल के? 71 के हो गए हैं, फिर भी वो कह रहे हैं अभी अगला चुनाव भी लड़ेंगे। लो खास बात है। एक बात याद रखिए, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है किसी को अपने आगे शक्तिशाली बने, प्रेम करेगा तो अगला आदमी खिसका देगा। प्रेम करेगा लोग आपके भेद जान जाएंगे, आपकी कमजोरी समझ जाएंगे। ज्यादातर कहानी आप देख लीजिए,
इसलिए, लेकिन मानव स्वभाव कैसे देखें? मानव में 4 मूल प्रवृत्तियां हैं, ऐसा मैकियावेली ने कहा है। एक भय है, दूसरा प्रेम है, तीसरा घृणा है, हेट है, और चौथा अवमानना है, कंटेम्प्ट है। ये मानव में 4 बड़ी प्रवृत्तियां होती हैं जिससे मानव जीवन चलता रहता है। तो मानव की 4 मूल प्रवृत्तियां हैं, फियर है, लव है, उसमें कंटेम्प्ट है, हेट है। चारों में जिस 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक बात याद रखिए। अच्छा, इस समय जो लोग शासन सत्ता में हैं उनके भी बड़े प्रेमी हैं, और जो लोग फुक्कड़ हैं उनके भी बड़े प्रेमी हैं। लेकिन असली प्रेम कहां आपको मिलेगा? बस एक बार वर्दी आ जाए, देखिए बहुत सारे लोग प्रेम करने वाले आ जाएंगे। पावरफुल लोगों के आगे पूरी लाइन लगी रहती है मिठाई लेके। अब कई लोग तो बिल्कुल उनके आगे पीछे चलते रहते हैं, पावरफुल है। इसे अब देखिए, अभी मोदी के आगे चले जाइए कभी प्रधानमंत्री आवास में, मिलने का समय नहीं दे पाते, इतने लोग मिलने के लिए खड़े हैं, इतने प्रेम करने वाले हैं। मनमोहन सिंह के पास कोई नहीं जा रहा, मनमोहन सिंह के पास कोई क्यों नहीं जा रहा है? अखिलेश भैया साइकिल चला रहे, कोई आगे पीछे नहीं मिल रहा है इस समय, पावर में नहीं है। और योगी देख लीजिए, यही दुनिया हकीकत है। उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है दोस्तों। जब तक आप पावर में हैं तभी तक आपके पूछे, और आप ऐसा उपाय करिए कि आप पावर में रहिए। तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? उसने कहा 4 गुणों में भय के साथ ये नहीं चल पाएगा, हेट के साथ लव नहीं चल पाएगा, लव हेट नहीं चल पाता, ये 2 कॉम्बिनेशन चलेंगे। कैसे? तुलसीदास ने लिखा है, जलधि न मानत, कैसे? विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। असली प्रेम कहाँ होता है? भय से, और वही परमानेंट होता है। बाकी सब लव समय की देन है, पासिंग आउट फेज है, लव कुछ है नहीं। इसे शासक को शक्तिशाली होना चाहिए। शासक राजकुमारी चक्कर में पड़ गया, या राजकुमारी, मतलब शासक भी राजकुमारी यहाँ भी रही है, राजकुमारी किसी राजकुमार चक्कर में पड़ गई, भाई ऐसा कोई नहीं, जेंडर बायस है कि देखिए लोग थोड़े जेंडर बायस तो थे, तो फिर शासन कर नहीं सकता। आगे लिख दीजिए। इसे पृथ्वीराज चौहान अपना शासन बढ़ा नहीं पाए, संयोगिता चक्कर में पड़ गए। कमाल की बात है, ये संयोगिता चक्कर में पड़ेंगे, शासन को बढ़ाएंगे। इसे राजा महाराजा क्या करते थे? विवाह करते थे सियासत के लिए, विवाह के लिए विवाह नहीं करते थे, सियासत के लिए करते थे कि उससे संधि हो जाए, उससे समझौता हो जाए, वैवाहिक संबंध बना लिया। तभी पता राजा महाराजाओं कितनी रानियां होती थी? सैकड़ों। वो पॉलिटिकल रानियां थी। ये शासक का गुण है, हर चीज को सियासत से देखता है, व्यक्तिगत संबंधों से, भावना से नहीं। राजा भावना किया तो फिर तो गया। क्या लिखा आपने? भय और प्रेम का सम्मिश्रण होना चाहिए। और उसने कहा कि मानव स्वभाव से स्वार्थी है, मानव स्वभाव से स्वार्थी है, इसलिए मानव स्वभाव से स्वार्थी है, इसलिए प्रेम कभी स्थायी नहीं होता। प्रेम कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन ऐसा प्रेम जो भय द्वारा पैदा किया जाए, ऐसा प्रेम जो भय द्वारा पैदा किया जाए वो स्थायी होता है। ऐसा प्रेम जो भय द्वारा पैदा किया जाए वो स्थायी होता है। क्योंकि प्रिंस में उसने लिखा, प्रिंस में उसने लिखा कि आम व्यक्ति
राजा को छूते नहीं अपितु देखते हैं। आम व्यक्ति राजा को छूते नहीं अपितु देखते हैं। इसलिए उसका शक्तिशाली दिखना आवश्यक है। इसलिए उसका शक्तिशाली दिखना आवश्यक है। शक्तिशाली दिखना आवश्यक है। परंतु उसने यह भी कहा कि प्रिंस में चालाकी होनी चाहिए। प्रिंस में चालाकी होनी चाहिए जिससे वह अपने विरुद्ध षड्यंत्र की पहले ही पहचान कर ले। प्रिंस में चालाकी होनी चाहिए जिससे वह अपने विरुद्ध षड्यंत्र की पहले ही पहचान कर ले। इसलिए उसने कहा कि प्रिंस को सामंतों से सलाह लेनी चाहिए। परंतु उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और राज्य में उठने वाले विद्रोहों के विरुद्ध उसे शेर की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। राज्य में उठने वाले विद्रोहों के विरुद्ध उसे शेर की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उसे शेर की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली के इन विचारों को देखते हुए सेबाइन ने कहा, कि मैकियावेली के विचार अपनी परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित हैं। मैकियावेली के विचार अपनी परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित हैं। मैकियावेली के विचार अपनी परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित हैं। इसलिए वह मध्यकाल में पैदा हुआ होता तब उसके विचार अलग होते। और यदि वह आधुनिक काल में पैदा होता तो भी उसके विचार भिन्न होते। यदि वह आधुनिक काल में पैदा हुआ तो भी उसके विचार भिन्न होते।
इसलिए उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। इसलिए उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। इसलिए उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। अब देखिए उसकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दें, हेडिंग चेंज कर लीजिए, शासन कला का विचार, स्टेट क्राफ्ट, शासन कला का विचार। अब हम आपको याद दिला दें कितना महत्वपूर्ण शब्द है ये। याद रखिए ये टर्म ही मैं केवल या कौटिल्य के लिए आता है, बाकी के लिए आता ही नहीं। अब जरा सोच के देखिए, एक होता है शासन का सिद्धांत, एक होता है शासन कला। अच्छा क्राफ्ट, अच्छा कभी अपनी स्कूल वगैरह में क्राफ्ट बनाया है? तो क्राफ्ट सिद्धांत है, व्यवहार है। क्राफ्ट का मतलब पेंटिंग बना देना, कोई कलाकृति बना देना, क्राफ्ट है। वैसे ही बहुत ध्यान से देखने की बात है, शब्दों पर खूब हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि मैकियावेली के इसी पक्ष को हम अभी और अगर विस्तार करें तो मैकियावेली चिंतन में बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है, अपने युग का शिशु था ही। यदि आप अपने युग का शिशु था तो वर्तमान से उसका रिलेशन क्यों है? तो आपको याद दिला दें, एक होता है शासन का सिद्धांत, और ये बड़ी हकीकत की बात यह है कि जब संविधान पढ़िए, देखिए शासन का सिद्धांत आप कहां से पढ़ सकते हैं? रिपब्लिक सिद्धांत पढ़िए। जस्टिस का सिद्धांत पढ़ना हो तो पॉलिटिक्स देख लीजिए, जस्टिस हमने पढ़ लिया। ये बताइए जस्टिस पढ़ना ज्यादा जरूरी है या न्याय पढ़ना ज्यादा जरूरी है, नागरिकता पढ़ना ज्यादा जरूरी है, शासन के सारे रूपों को ज्यादा पढ़ना ज्यादा जरूरी है, चुनाव जीतना? चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए? सिद्धांत चाहिए, कला चाहिए? ध्यान देने की बात है। जब हम शब्दों का मैकियावेली कितनी बड़ी बात ला रहा है। अच्छा प्लेटो, शासन कला का मतलब है जैसे हर क्राफ्ट का एक व्यक्ति विशेषज्ञ होता है, वैसे अगर आपको सत्ता प्राप्त करनी है, विरोधी का मुकाबला करना है, सत्ता को बनाए रखना है, तो आपको एक बार प्रिंस पढ़ना पड़ेगा। ये शासन कला है। यानी जब आप प्रिंस को पढ़ते हैं तो आपको इस बात का उल्लेख नहीं मिलेगा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या करेंगे लेके। अच्छा बताइए, जिस नाव पर आप बैठे हैं ये आपको चाहिए कि नाव बनी कैसे, या नाव से नदी पार कर जाएंगे? कमाल की बात है। अब कुछ है फिलॉसफी, दर्शन, जैसे होता है ना, प्लेटो अरिस्टोटल ने क्या पढ़ा? राज्य का अस्तित्व, व्यक्ति पहले है, राज्य। अरे कोई हो यार, क्या मतलब है? सीधी बात बताओ ना, राज्य पहले है, व्यक्ति बेकार की बौद्धिक, मैं क्या कहूं उसको, इसके बताइए, ये बताओ अगर राज्य पहले आ गया होता, व्यक्ति पहले आ गया, इससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? अच्छा किसको नागरिकता मिलेगी, नहीं नागरिकता मिलेगी? फिर संविधान के 6 प्रकार कैसे हैं? कौन सा सर्वश्रेष्ठ शासन है? अरे भैया हमें चुनाव जीतना है, ये बता दो। हमें प्रशांत किशोर बनना है या प्लेटो बनना है? प्रशांत किशोर किस मान में? उनके पास कला है चुनाव जितवाने की, उनके पास चुनाव जितवाने की कला है। इसलिए आप याद रखिए, लालू प्रसाद यादव या मोदी के पास एक कला ही तो है चुनाव जीतने की। और एक बात याद रखिए, लालू प्रसाद यादव मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, मोदी मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस। जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिशियन है अखिलेश भैया, इंजीनियरिंग पढ़ के आ गए, इसलिए गड़बड़ा गए। मुलायम सिंह यादव पॉलिटिकल साइंस। ये बड़ा फर्क है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी पॉलिटिकल साइंस नहीं रहे। मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स, देख लीजिएगा क्या हाल हुआ। अरे भाई जो पॉलिटिक्स पढ़ेगा मैकियावेली पढ़ ही लेगा, पॉलिटिक्स पढ़ेगा और प्रिंस पढ़ेगा ही पढ़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है, ये बताइए दोस्तों, आपको पॉलिटिक्स में क्या चाहिए? आपको शासक बनना है या शासक बनने का सिद्धांत पढ़ना है? व्यवहार देखना है या किताबी ज्ञान देखना है? किताबी ज्ञान देख लिया, चुनाव आयोग कैसा है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं, कितने अध्यक्ष? यार मुझे ये बताओ, चुनाव जीतने के लिए मैं पन्नी दूं?
ये बताओ, अनुच्छेद 324 का चुनाव जीतने से क्या संबंध है? मुझे गांव का कोई प्रधान बता दो जो अनुच्छेद 324 को जानता हो। उसको ये पता है, उसको कला पता है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, इनको क्या दिया जा सकता है, इन इन ये सुनेंगे या भाभी से कहलवाया जाए तो ये सुनेंगे। उसको एक एक टैक्टिस पता है, किस आदमी को फोड़ा जा सकता है, किसको न्यूट्रल बनाया जा सकता है। और देखिए, शासन कला यही है, जो आपके साथ है उसे साथ रखिए, जो साथ नहीं उसको बांट दीजिए। इस चुनाव में अब देखिए, चुनाव में क्या होता है, कई डमी कैंडिडेट हम खड़ा करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये व्यक्ति हमें वोट नहीं देगा, तो सवाल है मेरे विपक्षी को भी वोट न दे। मैं ये तरीका अपनाऊंगा। अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 324, फिर क्या पढ़ रहे हैं? और अनुच्छेद में अनु मिली नहीं, छेद हो गया बराबर, कुछ में हुआ नहीं। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? प्रस्तावना। हम भारत के लोग, हम आधारभूत ढांचा। ओ माय गॉड, सिद्धांत की बातें, किताबी बातें, यार क्या करोगे लेके? एक प्रोफेसर साहब थे। अब देखिए, प्रोफेसर समस्या क्या होती है। फिजिक्स के प्रोफेसर थे, गए थे नौकायन करने, बोटिंग पे बैठे। बोटमैन से पूछा, फिजिक्स का प्रिंसिपल जानते हो, आर्किमिडीज का सिद्धांत जानते हो? नाव चलाने में। कहा सर मतलब मैं समझ नहीं पाया, ये आर्किमिडीज है कौन? हमारे मोहल्ले में तो नहीं थे कोई। कहा कितना मूर्ख व्यक्ति है ये, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है। अरे तुम पानी में नाव चलाते हो, जीवन के साथ खिलवाड़ करते हो, आर्किमिडीज का सिद्धांत तुमको पता नहीं, नाव चलाते हो। सर अब पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो नाव चलाने में आर्किमिडीज नाम में कोई व्यक्ति मिला नहीं कभी, और ऐसे चप्पू चलता है, अभी चला लीजिए। उनका बेकार की बात है, ऐसा होता नहीं। अचानक आगे नाव बढ़ी, तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। नाविक ने कहा सर नाव डूबने वाली, कूद लीजिए, तैर लीजिए। कहा भाई तैरना नहीं है तो उनका सब आर्किमिडीज का सिद्धांत लगा लीजिए। नाविक कूद गया, बच गया। नाविक क्या है? स्टेट्समैन है। मैकियावेली क्या है? स्टेट्समैन है। प्लेटो और अरिस्टोटल फिर आर्किमिडीज के प्रोफेसर हैं। हमें क्या? अच्छा, अभी तक आपने क्या प्लेटो अरिस्टोटल पढ़ते समय आपके मन में सफोकेशन जरूर हुआ होगा दोस्तों कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं? क्या? हाँ मतलब ये कह रहा चलता सा सत्संग में आ गए हैं, ऐसे ही लगा। अच्छा ये बताओ, प्लेटो अरिस्टोटल पढ़ लिया, जीवन में अप्लाई कहाँ करोगे? कहीं नहीं, कि वैसा जीवन तो है नहीं। और मैकियावेली अप्लाई कर रहे हो या करोगे? कई लोग तो कर रहे हैं, क्योंकि किसी से काम निकालना है, साम दाम, और किसी से काम निकालना उसको रोमांटिक कर दो, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, नाखून भी मत देना, रोमांटिक उसको ऐसे कर दो कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, ये ला दूंगा। इसलिए आप याद रखो, पॉलिटिक्स पढ़ के सीख लोगे, बिला वजह कोई आपकी तारीफ कर रहा है, 2 कदम पीछे हट जाओ, कोई मामला है इसमें। और जो पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा, फूल के कुप्पा हो, मैं तो सुंदरा हूँ दुनिया का, लो फंस गया वो मामला। पॉलिटिक्स पढ़ना है दोस्तों, क्या करना है? डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए थे, बड़ी किताबें लिख दी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, हु वे द शूद्रास, चुनाव हार गए। गांधी बाबा लड़े ही नहीं, न्याय 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 करते रह गए, मलाई कौन ले गया? लिख लीजिए दोस्तों। शासन कला कितनी बड़ी बात है। शासन सिद्धांत या शासन कला? धीरे से बोल रहे हैं। दर्शन या शासन कला? लिख लीजिए। पहला मैकियावेली का चिंतन, मैकियावेली का चिंतन प्लेटो और अरिस्टो जैसा दार्शनिक नहीं है। मैकियावेली का चिंतन प्लेटो और अरिस्टो जैसा दार्शनिक नहीं है। प्लेटो और अरिस्टो जैसा दार्शनिक नहीं है, न ही सैद्धांतिक है। दार्शनिक नहीं है और नहीं सैद्धांतिक है, अपितु
अपितु यह शासन कला का विचार है। अपितु यह शासन कला का विचार है। मैकियावेली के चिंतन में राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। और राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति, न्याय, जैसे सैद्धांतिक मुद्दे मैकियावेली के विश्लेषण में नहीं है। मैकियावेली के विश्लेषण में नहीं है, अपितु उसका सरोकार निम्नलिखित व्यवहारिक मुद्दों से है। उसका सरोकार निम्नलिखित व्यवहारिक अंडरलाइन, उसका सरोकार निम्नलिखित व्यवहारिक मुद्दों से है। निम्नलिखित व्यवहारिक मुद्दों से है। पहला शासक या प्रिंस राज्य को कैसे शक्तिशाली बनाए। दूसरा, शत्रुओं से राज्य की रक्षा किस प्रकार की जाए। तीसरा, शासक साहस और चालाकी के सम्मिश्रण से स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित कैसे करे। और अगला, शासक को सैनिक कला का ज्ञान होना चाहिए। और वह भाड़े की सेना पर वो निर्भर न रहे। अगले पैराग्राफ से मैकियावेली का विचार बिल्कुल कौटिल्य की भांति है। क्योंकि कौटिल्य ने भी कहा था कि शासक को
क्योंकि कौटिल्य ने भी कहा था शासक को साम दाम दंड भेद। कौटिल्य ने भी कहा था शासक को साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी चाहिए। कौटिल्य ने भी कहा था शासक को साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी चाहिए। हैकर ने मैकियावेली पर टिप्पणी करते हुए कहा, हैकर ने मैकियावेली पर टिप्पणी करते हुए कहा, हैकर ने मैकियावेली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान नहीं अपितु नीति विज्ञान का निर्माण किया है। नीति विज्ञान अंडरलाइन पॉलिसी साइंस। हैकर ने मैकियावेली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसने राजनीति विज्ञान नहीं अपितु नीति विज्ञान का निर्माण किया है। राजनीति विज्ञान नहीं अपितु नीति विज्ञान का निर्माण किया है। इसलिए उसके विचारों का महत्व देश काल से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए उसके विचारों का महत्व देश काल से बंधा हुआ नहीं है। देश काल से बंधा हुआ नहीं है जो केवल 15वीं शताब्दी की इटली के लिए उपयोगी हो। उसके विचारों का महत्व देश काल से बंधा हुआ नहीं है जो केवल 15वीं शताब्दी की इटली के लिए उपयोगी हो। जो केवल 15वीं शताब्दी की इटली के लिए उपयोगी हो। फॉस्टर ने कहा कि मैकियावेली की प्रिंस फॉस्टर ने कहा कि मैकियावेली का प्रिंस शासन कला की शिक्षा का ग्रंथ है। शासन कला की शिक्षा का ग्रंथ है और जिस प्रकार कारपेंटर को मेज बनाने के लिए एक विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार कारपेंटर को मेज बनाने के लिए एक विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार शासन कला के ज्ञान के लिए प्रिंस एक शिक्षा का ग्रंथ है। प्रिंस एक शिक्षा ग्रंथ है जिसका महत्व सदैव बना रहेगा। शासन कला ज्ञान के लिए प्रिंस एक शिक्षा का ग्रंथ है जिसका महत्व सदैव बना रहेगा। आज के लिए इतना ही। बाकी इसी बात को थोड़ा विस्तार कर देंगे तो कल।